नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जिसमें दिन की बड़ी खबरों को हम करते हैं डिकोड ताकि समझ पाएं असल खबर क्या है। और चलिए अब आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए और यहीं से उन्होंने 4 राज्यों और 5 बड़े शहरों की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की। यहां की जनता के लिए कई सौगातें देकर गए, लेकिन साथ ही कांग्रेस सरकार पर, कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में खास रहा। आज पीएम मोदी ने जहां छत्तीसगढ़ को कई सौगातें दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार को जमकर घेरा। सड़क, पेट्रोलियम और दूसरे विभागों से जुड़ी योजनाओं के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर अंतागढ़ रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना की। इसके अलावा पीएम ने आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को सीधी मदद दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। भारत सरकार ने यहाँ करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार की मॉडल बन गई है और कांग्रेस का पंजा छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर देगा। छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है। पीएम ने कहा कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो मोदी भ्रष्टाचार की कार्रवाई की गारंटी है। यहाँ की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। चुनाव नजदीक है, जाहिर है पीएम मोदी ने सौगातों से जहां यहां की जनता को लुभाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर हमला बोलकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। तो चुनावी साल में ये दौरे सहज होने के साथ साथ बहुत ही आने वाले वक्त को लेकर साधने वाले भी हैं। प्रधानमंत्री के मिशन छत्तीसगढ़ को डिकोड करने की बारी है। दिन भर इस पर कई डिबेट तो हुई, लेकिन अब डिकोड करते हैं कि दरअसल इनमें क्या खास रहा। पीएम मोदी के रायपुर प्रवास को आप 2 हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा विकास और सौगातों वाला, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंच साझा करते हुए पीएम ने प्रदेश में 7,600 करोड़ की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन किया। मंच से मैसेज दिया कि केंद्र सरकार विकास के लिए राज्य की भूपेश सरकार के साथ खड़ी है, ज्यादा दे रही। दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री ने विशुद्ध तौर पर कांग्रेस और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा, घेरा। पीएम मोदी ने सबसे पहला वार किया किसान और धान पर। कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 80% धान केंद्र खरीद रहा है। 1,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा किसानों को केंद्र दे रहा है। दूसरा बड़ा हमला बोला छत्तीसगढ़ मॉडल पर। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़िया मॉडल को करप्शन और कुशासन का मॉडल घोषित किया है। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार का एटीएम बताकर कटाक्ष भी किया है। तीसरा बड़ा वार किया कांग्रेस की गारंटी वाली स्कीम्स पर, जो फॉर्मूला यहां कर्नाटक में काम कर रहा था। कांग्रेस सिर्फ करप्शन की गारंटी है, मोदी गारंटी है करप्शन पर एक्शन की, कहकर अपनी बात दोहराई जो भोपाल में। प्रदेश कांग्रेस प्रभु श्री राम को भांचाराम कहकर बीजेपी से बढ़त लेने की कोशिश करती है। उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने आस्था से जुड़े गंगा जी की झूठी कसम के मुद्दे को उठाया और एक पंथ दो काज किए। चौथा बड़ा वार कांग्रेस के गले की फांस बने शराबबंदी के वायदे पर ही किया। मोदी ने कहा कि यहां ऐसा शराब घोटाला हुआ जिसका पैसा दिल्ली तक गया। इस बहाने मोदी जी ने गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी के कोर में करप्शन की बात कहकर निशाना साधा। केंद्र से आने वाला पैसा, राज्य में अधूरे केंद्रीय प्रोजेक्ट, विपक्षी एकता समेत हर उस मुद्दे पर चोट की जिससे कांग्रेस को वोट मिल सकते हैं। वार तो अनेक थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी इस पर करारा जवाब देने की कोशिश की। 2 बड़े मुद्दों पर जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान के मुद्दे पर पीएम भी झूठ बोलकर चले गए। कटाक्ष किया, अगर केंद्र सरकार इतना ही दे रही है तो मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में धान के बदले किसान को 1,000 से 1,200 रुपए तक क्यों मिलते हैं। गंगा जी की कसम पर कहा प्रदेश की जनता उनके सामने कसम खाई थी, वो जानती है कि वो कसम किसान कर्ज माफी के लिए थी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने सभा में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिशा दी है
कि राज्य में उन्हें किस अंदाज में सबसे दमदार चेहरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी का सामना करना है। असर दिखने तो लगा है, पर कहां तक जाएगा और कितना असर दिला पाएगा बीजेपी को वोट के तौर पर यह देखना होगा। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी। ये सबसे बड़ी खबर के तौर पर सामने आया और इसके बाद कांग्रेस एक बार पुनः देश भर में सड़क पर दिखी। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। गुजरात कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इधर कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फाइल की थी हमने हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 67 दिन बाद आया है निर्णय कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय। आपको बता दें कि 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी भी चली गई थी। 2 सबसे बड़े घटनाक्रम, 2 सबसे बड़े नेता, 2 सबसे बड़े दल, इनसे जुड़े ही विषय को आज एक साथ डिकोड करेंगे। आज देश के 2 सबसे बड़े दलों के यानी बीजेपी और कांग्रेस के 2 बड़े लीडर्स नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सुर्खियों में रहे। दोनों खबरें आपने देख ली। दोनों दलों की तरफ से विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स भी आज दिखाई दी है। इसको अब हम डिकोड कर रहे हैं। पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। गुजरात हाईकोर्ट से उनको झटका लगा। तय है कि राहुल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, अपील करेंगे। अगर राहुल को इस केस में राहत मिलती है तो उनकी सांसदी बहाल होगी और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन जिस तरह के संकेत हैं और अगर ऐसा ना हो पाया तो 8 साल तक वो कोई चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। इधर हाईकोर्ट में राहुल की याचिका खारिज होते ही दिल्ली से लेकर भोपाल, रायपुर, तमाम प्रदेशों में प्रदर्शन दिखे। कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन करके ये दोहराया, याद दिलाया कि अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछने की सजा है, यानी राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली। ये कहकर कांग्रेस ने पुनः अपना विक्टिम कार्ड सामने रखा ताकि सिंपैथी भी मिले और लोगों का साथ भी उनके पास आए। दूसरी तरफ पीएम मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ में भाजपा भी इस सिंपैथी कार्ड से अछूती नहीं दिखी। अपने धारदार संबोधन से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कब्र खोदने के लिए, उनकी कब्र खोदने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन मोदी डरने वालों में से नहीं है। मोदी है तो भ्रष्टाचार पर एक्शन तो होगा ही। हमने तभी कहा कि देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कद्दावर नेता चाहे दोनों पक्षों में दिखते हो, लेकिन सिंपैथी कार्ड जनता से जुड़ने का एक बड़ा जरिया बनते हैं और ऐसा जरिया आज अपनाते हुए दोनों ही दल, दोनों ही कद्दावर नेता दिखाई पड़े हैं। अब जाहिर तौर पर जनता का जुड़ाव जिस पक्ष से होगा वहां इसका असर दिखेगा पॉजिटिव तौर पर। 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रही। 4 राज्यों के प्रभारी घोषित कर दी। रिपोर्ट देखें। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इस क्रम में बीजेपी ने राजस्थान में प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभार की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर को चुनाव प्रभार की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी ने 5 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए थे, जिसे संगठन को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा गया था। तो ये तमाम वो राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में चुनाव फेस करेगी। क्यों ये अहम है और क्यों नियुक्तियां इतनी मायने रखती हैं, डिकोड कर रहे हैं। 2023 के अंत तक यानी कुछ ही महीनों में इन 4 राज्यों में चुनाव जहां प्रभारी बने। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी फिलहाल विपक्ष में है। अगर 24 में बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है जैसा दावा है, तो 23 के सेमीफाइनल को हर हाल में जीतना पड़ेगा। इन चारों राज्यों में कुल 82 लोकसभा सीटें पड़ती हैं। इन 82 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास अभी फिलहाल 66 सीटें यानी बड़ा हिस्सा है। लोकसभा में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। जाहिर है बीजेपी लोकसभा वाले इस प्रदर्शन को दोहराना, आगे बढ़ाना चाहेगी।
और इसके लिए जरूरी होगा कि राज्य में जो 23 के अंत में चुनाव होंगे विधानसभा के, इसमें एक माहौल तैयार किया जाए। साल 2018 के नतीजों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी ने अपनी सरकार गंवा दी थी। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस का कमबैक इसे माना गया। इस बार यह गलती बीजेपी दोहराना नहीं चाहेगी। अब देखते हैं कि कितना हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक एक चेहरा जो आज नियुक्त हुआ है बड़ा रणनीतिकार है, इसमें कोई शंका नहीं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे हम सब परेशान। लाख दावे कर लें, लाख कोशिशें हो जाएं, लेकिन करप्शन, बेईमानी, लापरवाही मानो सरकारी तंत्र का हिस्सा है। क्यों हम ये कड़ी बात कह रहे हैं, देखिए जरा। पहले जबलपुर फिर सागर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी। दस्तावेज खंगाले तो पहली जांच में ही अमरीश दुबे के पास से आय से 600 गुना ज्यादा संपत्ति मिली। क्या क्या मिला सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। ईओडब्ल्यू डीएसपी के मुताबिक पूरी जांच के बाद चौंकाने वाला आंकड़ा मिल सकता है। सर्च कार्रवाई में अभी तक एक आलीशान ट्रिप्लेक्स जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है, एक शताब्दीपुरम में 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए है, और 2 4 व्हीलर गाड़ी, और नरसिंहपुर में एक शुगर मिल में 90 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा 2 प्लॉट नरसिंहपुर में और मिले हैं। इसके अलावा 2 4 व्हीलर गाड़ी, एक जबलपुर में, एक सागर में मिली है। इनकी जबलपुर में है और नरसिंहपुर में एक शुगर मिल का भी पता चला है। वन संपदा की लूट भी देखिए। नरसिंहपुर में कोतवाली थाने से महज आधे किलोमीटर दूरी पर वन और पुलिस विभाग की रेड में खेत से भारी मात्रा में अवैध सागौन की लकड़ी मिली। इसे छिपाने के लिए सागौन की सिल्लियों को भूसे से ढककर ऊपर करंट वाले नंगे तार छोड़ दिए गए थे। थाने से इतना करीब ये सब बिना किसी मिलीभगत के हो सके, ये मुमकिन नहीं लगता। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। लोगों को ढूंढने पर सरकारी अस्पतालों में वक्त पर डॉक्टर्स नहीं मिलते, लेकिन सतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा में पदस्थ 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर नागौरी और पुष्पेंद्र सिंह, सरकारी अस्पताल के कमरे में इत्मीनान से शराब कबाब वाली पार्टी करते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरें वायरल है। आरोप है कि डॉक्टर्स इमरजेंसी केस तक नहीं देखते, जवाब मांगा जाए तो मौन साध लेते हैं। लेकिन जब कैमरे पर पोल खुली तो डॉक्टर साहब ने गाली गलौज शुरू कर दी। तो 3 तस्वीरें हैं और तीनों में लापरवाही और करप्शन साफ तौर पर दिखता है। कामचोरी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन क्या करप्शन पर हमारे देश में कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं है? चलिए जरा इसको भी डिकोड करें आज। पहली बात, करप्शन मतलब कामचोरी और लालच से उपजी एक ऐसी प्रवृत्ति जिससे दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है। कई देश इससे परेशान हैं। हाल ही में G20 समूह की बैठक में भी भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर चर्चा हुई है। इसमें यह बताया गया कि भारत में करप्शन के खात्मे के लिए विश्व स्तरीय स्ट्रक्चर है। देश में आजादी के बाद से सरकारों ने करप्शन रोकने के लिए कई कदम उठाए। सबसे पहले 1957 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में वित्तीय अनियमितता के बाद देश की संसद तक में भ्रष्टाचार पर जबरदस्त बहस छिड़ी। इसके बाद संथानम समिति बनी। लंबी बहस के बाद के सालों में समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 आया। लोकायुक्त या राज्य सतर्कता आयोग बने। ये सब भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो हैं जिन पर राज्य में भ्रष्टाचार मामलों पर अंकुश लगाने का जिम्मा है। वैसे ही केंद्र में देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोकपाल हैं। इसके अलावा लोक सेवकों के खिलाफ भी शिकायतों के लिए अलग से विसिल ब्लोअर तंत्र काम करता है देश में। इसमें एक पोर्टल है जो गोपनीयता के साथ शिकायतों को दर्ज कर उस पर एक्शन लेता है। साल 2000 से हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह होता है ताकि लोग जागरूक हों। 2010 में गठित G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह ने राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा सरकारी और निजी सेक्टर में भी अपने सिस्टम में लगातार जवाबदेही और पारदर्शिता बनाने के प्रयास हुए। जैसे आप देख ही रहे, ऑनलाइन रेलवे टिकट आरक्षण, ऑनलाइन आयकर रिफंड भुगतान, ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की व्यवस्था। इन सब से थोड़े बहुत असर तो पड़े, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि करप्शन और कामचोरी के नए नए विकल्प इन सभी ने खोज लिए। कुल मिलाकर हल इतना ही है कि जब तक आप खुद न ठाने, जब तक आप खुद न छोड़ें, जब तक आप खुद इनके खिलाफ आवाज न बुलंद करें, तब तक शायद ही आप कोई उम्मीद दूसरे से कर पाएं। अब आते हैं एक और समस्या पर। हम सब परेशान हैं सब्जियों के बढ़ते दाम से, और हम ही नहीं, अब मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके प्रभाव में दिखती हैं। टमाटर की बढ़ती कीमत की चपेट में एक नामी गिरामी कंपनी आ गई है। उसने भारत में टमाटर को अपनी डिश में से हटा दिया। देखें जरा। टमाटर की बढ़ती कीमत और कम उपलब्धता का असर अब बड़ी कंपनियों पर भी पड़ रहा है। मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर से टमाटर को हटा दिया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नॉर्थ एंड ईस्ट फ्रेंचाइजी ने कहा
हालांकि ये फैसला सीजनल इशू की वजह से कुछ समय के लिए किया गया है। मैकडॉनल्ड्स का कहना है कि सारी कोशिशों के बाद भी उन्हें अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल पा रहे थे और वो इसका समाधान खोज रहे थे और जल्द ही इसे वो फिर से आइटम्स में शामिल करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त देश में टमाटर 150 से 250 रुपए तक में बिक रहा है। साल 2016 में भी टमाटर की फसल खराब होने के बाद मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू से टमाटर हटा दिया था। पिछले साल यानी 2022 में सप्लाई चेन की समस्या के चलते मैकडॉनल्ड्स ने अपने यूके रेस्टोरेंट्स में टमाटर को मेन्यू से बाहर कर दिया था। न केवल गरीबों और मिडिल क्लास की थाली से बल्कि मैकडॉनल्ड के मेनू से भी टमाटर गायब हो गया। टमाटर के बढ़ते दाम कब रुकेंगे? लोग तो इससे परेशान हैं, बड़ी कंपनियां इससे चिंतित हैं। आखिर ये दाम बढ़े क्यों और कब घटेंगे? आज पुनः इस सवाल का जवाब डिकोड करते हैं। मार्च से लेकर जून तक देश में जिस रफ्तार से मौसम में तब्दीलियां दिखी, टमाटर की खेती को प्रभावित करने वाला ये कदम रहा। अप्रैल के महीने की प्रचंड हीट वेव हो या फिर देश के कई राज्यों में एक साथ आंधी तूफान वाली बारिश का दौर हो, नतीजा टमाटर के उत्पादन पर पड़ा है। मात्रा बड़ी कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, कीमतें चढ़ना बड़ा स्वाभाविक है। पहले भी ऐसा हो चुका है। सवाल ये कब तक ऐसा होगा और कब ये रुकेगा? तो इसका अनुमान है कि अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह तक इसी तरह के हालात आपको हमको झेलने पड़ेंगे। तब तक न केवल मेन्यू से बल्कि घरों की थाली में भी टमाटर आपको शायद ही देखने को मिले। फिलहाल सब अपनी सामर्थ्य के मुताबिक इसे जरूर लेते हैं। अब आते हैं एक शख्सियत पर जिनका सारी दुनिया में नाम है और गर्व की बात यह कि वो भारत के टीम के कप्तान रहे। भारत के पूर्व कप्तान क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी का 42वां जन्मदिन है। दिन भर उनके नाम की चर्चा रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देख लीजिए। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे छक्के। साल 2004 में जब धोनी इंडियन टीम में शामिल हुए तो उनकी पहचान यही थी। लेकिन वक्त बदला, धोनी भी बदले, उनका बैटिंग ऑर्डर भी बदला, उनकी जिम्मेदारियां भी बदली। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो था उनका काम एंड कूल अंदाज। आज धोनी का जिक्र इसीलिए क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 42वां बर्थडे मना रहे हैं। धोनी भारत के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किए हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप, साल 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप और साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई पिछला IPL भी जीत चुकी है। लेकिन आंकड़ों की दुनिया के परे धोनी वो लड़का है जो छोटे शहरों के बच्चों को सपने देखने का शऊर सिखाता है, जो आखिरी तक खुद पर भरोसा करने का संबल देता है और दुनिया को ये बताता है कि खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो और फिर देखो कि दुनिया के बड़े से बड़े मुश्किल मैच कैसे फिनिश होते हैं। तो साहब, महेंद्र सिंह धोनी होना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड से परे कैसे आइडियल बन जाते हैं। धोनी की कहानी उसकी एक परफेक्ट मैच है। धोनी होने के अर्थ क्या हैं युवाओं की नज़र में, समाज की नज़र में, ज़रा इसको भी डिकोड करें। आज धोनी को जितना मैदान पर लोग पसंद करते हैं उतना ही उनके लाइफ स्ट्रगल से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ा पाते हैं। रांची जैसे छोटे से शहर से माही ने सारी दुनिया फतेह की। माही ने करोड़ों बच्चों युवाओं को यकीन दिलाया कि सफलता पर केवल महानगर के बच्चों का हक नहीं है, वो उनकी बपौती नहीं। मेहनत करें तो आप भी कर सकते हैं। दूसरा, मैदान पर धोनी हर बैटिंग पोजीशन पर खेले हैं, वो टीम की मजबूत कड़ी बनकर दिखाते हैं। इसने सिखाया कि हर मोड़ पर अलग अलग पोजीशन पर आपको खेलना पड़े तो आप अपनी उपयोगिता को बरकरार रखें। तीसरा, धोनी से कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी का सबक सब लोग सीख सकते हैं और सीखते हैं। और अंतिम बात, उनका कूल अंदाज, उनका धैर्य। खुद की काबिलियत पर अगर आप भरोसा करके टिके रहें, डटे रहें, तो फिर दुनिया को भी मानना पड़ेगा। सब कुछ एक शख्स में मिल जाए ये होता नहीं है, और अगर ऐसा हो जाए तो भला क्यों ना देश दुनिया में उनके फैंस उन पर जान छिड़कते हों। तो हम अंत में यही कहेंगे, हैप्पी बर्थडे माही, आप सकुशल रहें परिवार के साथ और लोगों को इसी तरह मार्गदर्शन दें। वैसे करोड़ों फैंस हैं, उनकी दुआएं उन तक पहुँची रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBS24 और डिकोड के लिए कल पुनः इसी मंच पर मुलाकात होगी। परिवार का अपना ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।